हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग बहुत बच्चों का जिक्र चल रहा था कि सर हिंदी के कुछ कहानियों के बारे में बताइए सर। एग्जाम के दृष्टि में बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है सर। तो हमने सोचा कि कहानियों को यदि हम बारीकी रूप से अच्छी ढंग से अगर सुन लें और अच्छी तरह से जान लें तो एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो इसी के लिए हमने कहानियों का एक सार लेकर के आए हुए हैं, जिसमें कि आपका वर्ग दशम का ये दूसरा चैप्टर होगा, जो कि इस चैप्टर का नाम है 20 का दांत, जो कि एनसीईआरटी के ये गोधली भाग 2 के ये कहानी है। इस कहानी में सबसे पहले किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कहानी के राइटर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम कुछ राइटर के बारे में इसके जानकारी को एकत्रित कर पाए हैं, जो कि यहाँ आपके समक्ष लिखा हुआ है। देखिए इसमें है क्या, इस कहानी का नाम जो है सबसे पहले 20 का दांत है। कहानी का नाम 20 का दांत है और यह एक कहानी है जिनके राइटर नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और मैंने इसके बारे में एकत्रित जानकारियों को इस प्रकार लिखे हैं कि इसका जो नाम है नलिन बिलोचन शर्मा जी है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। देखिए याद रखने का एक गजब सा ट्रिक है, जैसे कि 20 का दांत। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आजकल के मनुष्य में किसको 20 की दांत की जरूरत है, लेकिन नहीं लगता ये सब सुनने में, कहानी में मजा लगता है। 20 का दांत तो याद रखना होगा, 20 की दांत कहानी है। नहीं, कोई बात होता है ना कि छोटा छोटा सा बात की 20 का दांत, तो 20 का दांत अभी के दुनिया में किसको है 20 का दांत। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सब सिर्फ कहानी में ही सुनने में लगता है, 20 की दांत कहानी में ही मजा आता है। तो ये बात 20 की दांत क्या है, कहानी है। और सर राइटर का नाम याद करने का ट्रिक, तो कॉन्सेप्ट यह है 20 की दांत एक नई कहानी लग रही है। नई हो गया तो नलिन बिलोचन शर्मा, यह कहानी में ही सुनने में अच्छा लगता है, एक ट्रिक। दूसरा बात क्या लगता है, यह एक नई तरह है। कहने का अर्थ है कि 20 की दांत कहानी में ही सुनने में मजा आता है, तो यह एक कहानी हो गई। उसके बाद दूसरा बात यह आता है कि यह एक नई है। नई कहने का अर्थ होगा 20 की दांत एक नई है, तो नई का अर्थ होगा 9 से, और 9 एक नलिन बिलोचन शर्मा होगी। ठीक, तो इसमें आपने इसको भी याद कर पाइएगा। जिनका नाम आपने जाना नलिन बिलोचन शर्मा जी है, जो कि जन्म की बात कही जाए वो आपका 18 फरवरी 1916 का है। 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुए थे। चलिए अब आता है इनके पिता का नाम, महाोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। देखिए इसके पिताजी बहुत बड़े पंडित थे और शिक्षा के क्षेत्रों में इनका जो कहा जाए, जहाँ तक की पहचान हो सका, जहाँ तक इसे महारत हासिल हुई, ये पिता और माता का ही योगदान के कारण इसकी पहचान अधिक बन पाया था। और है इनकी माता भी रत्नावती शर्मा, और इनका जन्म जो हुआ था, ये जन्म कहाँ हुआ था, पटना के बदर घाट में। इनकी शिक्षा की बात कही जाए तो इन्होंने जो सबसे पहले पटना के ही एक कॉलेजिएट स्कूल से ही इन्होंने शिक्षा के बारे में अपना शुरू किया था, जो कि पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत दर्शन से उन्होंने क्या किया, MA दर्शन कहा जाए तो दर्शन एक पुल्लिंग शब्द है, ध्यान दीजिए। और ये शास्त्र, दर्शन शास्त्र में होता है नाटक सब के बारे में स्टडी करना होता है, ठीक है। इसमें नाटक दर्शन से MA किया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद वह जो थे वह हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा है, जो कि रांची विश्वविद्यालय में अंत में उन्होंने क्या किया, अंत में वह पटना विश्वविद्यालय में ही क्या हो गए, प्रधानाध्यापक हो गए। और उन्होंने
ये कब तक रहा? मृत्यु उपरांत तक। मृत्यु उपरांत मतलब जब तक कि वह उनकी मर नहीं गया, मतलब अपने जीवन भर, आजीवन भर वो शिक्षा के क्षेत्रों में ही रह करके वहां पर क्या किए? कार्य किए। तो मैं आपको और ये सारे बारे में, इनके बारे में एकत्रित कुछ जानकारियों को इस प्रकार रखे हैं जो कि कही जाए, इसमें क्या है कि इसकी रचनाओं के बारे में बात कही जाए कि इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ, कौन सी कहानियाँ और क्या क्या इन्होंने लिखे हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हिंदी कविताओं में एक पपद पर वाद के एक प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं इस प्रकार है, जो कि दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मापदंड, हिंदी के उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र की साहित्य, तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ भी है, 20 के दांत और इनके सत्र और असंग्रहित कुछ छोटी छोटी मतलब कहानियां भी है इनके, जो कि कहानी इस प्रकार से दी गई है। कहानी में आता है संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, और नकेन के एक प्रपद और नकेन 2 और सदल मिश्रित ग्रंथावली, जो कि एक अध्याय अयोध्या प्रसाद खत्री और स्मरण ग्रंथ, अंत में संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित इनके ग्रंथ थे। देखिए, इसके जो कुछ ग्रंथ थे इस प्रकार से थे जो कि सुस्पष्ट रूप से आप लोग को इस तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसकी कौन सी बुक रही, ग्रंथ के रूप में इसका क्या रहा। तो इसका ये कारण था कि इसकी जो पाठ के नाम थे कुछ बड़े थे, और हम लोग का जो एग्जाम में आएगा किस प्रकार से आएगा वो आपको हम बता ही रहे हैं। इसमें जो है इसकी कहानियों के बारे में छोटी छोटी जो कहानियां हैं, जैसे कि सदल मिश्रित और केसरी कुमार तथा नरेश की जो साथ काव्य संग्रह था, इन सब के बारे में उन्होंने जो लिखा है ये आपको ऑब्जेक्टिव रूप से आता है। तो इसमें अभी हम लोग दीर्घ कहानियां और लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद आपको इसी चैप्टर का 2 खंड में आपको वीडियो मिलेगा, जो कि पहला खंड में हम लोग कहानी और राइटर के बारे में जानेंगे, अगला खंड में इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम सरल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है और हमारे राइटर साहब ने इन कहानियों के माध्यम से हम लोग तक को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो हम आप लोग को बताते हैं। देखिए, इस कहानी के जो प्रमुख सार है वह सार यह इस बात को लेकर के है, ये कहानी इसलिए हम लोग के बीच दिया गया है, ये कहानी क्यों लिखे हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ये कहानी में क्या है, प्रमुख बात क्या है, इनको लेकर के हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस कहानी के कुछ पात्र इस प्रकार से होंगे जो कि कहानी में मुख्य रूप से यह एक कहानी हमारे गांव समाज में जिस प्रकार लिंग भेद और जातियों में कुछ ऐसे सारी वार्तालाप होता है जो कि गांव समाज में ही देखने के लिए मिलता है। इस कहानी का जो मुख्य सार है, यह कहानी में हम लोग को मिलेगा इस बात को लेकर के, जो कि बच्चे का एक मानसिक प्रवृत्ति को किस प्रकार से कुछ अमीर घर के बच्चे और कुछ गरीब घर के बच्चे किस प्रकार से मानसिक दबाव और जितना लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है वह आप इस कहानी में देखिएगा। इस कहानी में हमको यह सीख मिलती है कि
लिंग भेद आधारित कभी भी बच्चे पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे को अधिक प्यार, दुलार, लार प्यार नहीं करना चाहिए। इन्हीं के कारण बच्चे आगे चल करके कुछ खराब हो जाते हैं, जिनके कारण वो अच्छी पोस्ट या अच्छी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस कहानी में आप लोग को इसी प्रकार का कुछ सुनने को और देखने को मिलेगा। इस कहानी के कुछ ऐसे प्रमुख पात्र हैं मैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा। तो इस कहानी का मुख्य सार जो है वह आपको एक अमीरी और गरीब के बच्चे को लेकर के है। यहाँ कहने का अर्थ यही है, देखिए कहानी का नाम 20 के दांत, कहने का अर्थ है 20 शब्द जो है जिनको हम जानते हैं 20 का अर्थ होता है जहर। क्या होता है? जहर। 20 का अर्थ होता है जहर। जहर के दांत, दांत तो अब इसका नहीं बताना पड़ेगा दांत क्या है। दांत तो आप सभी भी जान रहे हैं कि दांत दांत होता है, अर्थात दांत किसी चीज को क्या करने के लिए होते हैं? काटने के लिए। अर्थात यहाँ गरीबों को अमीरी के दांत किस प्रकार से दबा रहे होते हैं, इसलिए इस कहानी का नाम 20 का दांत रखा गया। और किस प्रकार एक गरीब बच्चे का शोषण अमीर के बच्चे, या तो फिर किस प्रकार इन्होंने राइटर ने 20 का दांत कहानी का नाम रखा था, मैं इनको पढ़ाने के ही क्रम में आपको बता देंगे कि जाकर के कहां पर राइटर ने क्या किया, क्या बताने का प्रयास किया इस कहानी के माध्यम से, जिनके कारण कहानी का ही नाम 20 का दांत पड़ गया। तो सुनिए, तो इस कहानी के सबसे पहले पात्र जो कि सबसे मुख्य भूमिका जो रहता है इस कहानी में, वह सबसे पहले खोखा का आता है। कहानी में एक खोखा है, तो हम चाहते हैं कि इसको मिटा दें। देखिए देखिए कहानी के मुख्य पात्रों से हम आपको मिलाना चाहेंगे। इस कहानी में सबसे पहली बात कही जाए कि जो इस कहानी के हीरो होंगे वो आपका खोखा है। ठीक, तो खोखा कौन है, कैसे है, मैं इनके बारे में, इनके बैकग्राउंड को हम सुना रहे हैं। पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन है। एक खोखा है, सेन साहब है और उसका नौकर है। चलिए, और चलिए थोड़ा ऐसे समझते हैं तब समझ में आएगा। सबसे प्रमुख बात यहां से होता है। चलिए इसी दोनों से हम पहले बात करते हैं, तब आपको आराम से समझ में आएगा। कहानी में एक कोई अमीर है और कोई गरीब है। ठीक, इस कहानी का जो मेन सार है इस रूप में है कि सेन साहब जो है वो बहुत पैसे वाले हैं। सेन साहब जो है बहुत पैसे वाले हैं। सेन साहब के घर में बहुत सारे नौकर रहते हैं, जो कि जानबे करते हैं कि जो भी अमीर होते हैं तो अपने घर में कुछ नौकर को भी रखते हैं जो कि अपने कार्य को सही रूप से संपन्न कराने में मदद कर सके। उसी प्रकार सेन साहब जो है वह बहुत अमीर है, और यह अमीर और उनके पास नौकर जो है, ये सेन साहब जो है, इन्हें 5 पुत्रियां हैं। इसमें से 5 पुत्री है, इसे 5 पुत्री है और एक ही पुत्र है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ विशेष होने वाला। 5 पुत्री के बाद सेन साहब को एक पुत्र जन्म लिए, और ये पुत्र कब जन्म लिए? जो जीवन का आखिरी पड़ाव होता है, आखिरी पड़ाव कहें तो मतलब अब ना उम्मीद होते हुए भी सेन साहब को एक पुत्र जन्म लेते हैं।
तो आप जान ही गए होंगे कि कितनी खुशी की बात हुआ होगा सेन साहब के लिए कि एक बुढ़ापे का लाठी बन गया। समझ गए होंगे कि ना उम्मीद रह करके भी सेन साहब को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो चार चांद लग गया होगा उसकी जिंदगी में, खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे। 5 पुत्री के बाद एक पुत्र, उसके बाद उनके लाड़ प्यार इतना रहा, इतना ज्यादा रहा जिनके कारण वह उनके सेन साहब की पुत्र बहुत ही अपने बाप से और अपनी 5 बहन से ज्यादा उसके अपने पुत्र को मानते थे। और बात रहा उनका एक नौकर था, नौकर जो थे यह इनके सारे कार्यों को अच्छे ढंग से करते थे। और नौकर के भी एक पुत्र थे और वह भी पुत्र सेन साहब के पुत्र के साथ ही अक्सर खेलते थे और रहते थे। इन कहानियों का कुछ सार इसी प्रकार से है, जिसमें कि 5 पुत्री को किस प्रकार मानते हैं और एक पुत्र को किस प्रकार मानते हैं, इनके बारे में हम लोग कहानी के माध्यम से सुनेंगे। हम आपको कहानी एक बार सुना देने के बाद हम पुनः आपको अपने मन से सुनाएंगे, ठीक है? तो आप पहले सुनिए। तो सेन साहब की एक नई मोटर एक बंगले के सामने एक बरसाती में खड़ी है। देखिए, कहने का मतलब है इस कहानी में आपको और एक देखने का चीज मिला। देखिए, एक आपको कार मिला, एक कार है। इस कहानी में एक कार भी है। क्या है? कार, जो कि सेन साहब ने एक नई मोटर कार खरीदी। यह कहानी में एक कार है और यह कार कैसी है? एक नई मोटर कार है, नई मोटर कार है, मोटर कार है, जो कि कैसा है? काली है, काली है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कैसी गाड़ी खरीदी थी सेन साहब ने, तो आपको बता देना है कि कैसी थी? काली थी। और कैसी थी? न्यू थी, न्यू मोटर कार थी और काला रंग का थी। चलिए, ठीक है। वह काली चमचमाती हुई एक स्ट्रीमल एंड, मतलब एक नई पर्दा से, जैसे कहा जाता है ना कि नया गाड़ी और उसके बाद उसको ढकने के लिए भी आता है ना, तो उस ढकने वाले के साथ उसको ढका हुआ था और जैसे ही हटाया एकदम चमचमाती हुई कार आपको देखने को मिला। तो सेन साहब को भी उसी तरह का कुछ चकाचौंध कार था, ठीक है। कहता है कि जैसे कि घोंसले, कोयल घोंसले इसमें कि कब उड़ जाए, ऐसा लग रहा था एकदम कार कि लग रहा था कि घोंसले में अपनी पंख को हवा देते हुए जिस प्रकार पक्षी तैनात रहती है उड़ने के लिए, उसी तरह सेन साहब की कार भी इस तरह से लगता था कि ऐसा लगता था कि क्या होगा, तुरंत ही गाड़ी चल पड़ेगी, तुरंत ही गाड़ी चल पड़ेगी, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। कोई भी देखता उसका कार तो ऐसा ही उसको देखने को प्रतीत होता है। चलिए, अब आपको हम बता दें कि हुआ क्या कि सेन साहब को इस कार का नाज था, पूरा गर्व था। किसको? सेन साहब को अपनी कार पर पूरा ही क्या था? नाज। नाज मतलब भरोसा, और उस पर क्या था? एक गर्व जिसको कहते हैं ना, उसी प्रकार से ज्यादा था। चलिए, कहता है कि सेन साहब को इस कार पर बहुत ही नाज था। बिल्कुल नई मॉडल, एकदम नया कंपनी और नई ढंग से इस कार को बनाया था और वही कार सेन साहब ने खरीदा था। एक नई मॉडल की कार थी, एकदम नई मॉडल की। देख, कहता है इन्होंने कितना में खरीदा था? 7,500। क्या था? उन्होंने 7,500 में इस चमचमाती हुई कार को, काली मॉडल वाली कार को 7,500 में खरीदे थे।
सेन साहब अपनी कार को 7,500 में खरीदे थे। चलिए अब देखिए क्या कहता है। और यह काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देखकर देख लो, ऐसा लग रहा था कार में कि सुस्पष्ट रूप से अपना चेहरा कार में दिख जाता था, ऐसा उसे प्रतीत होता था। चलिए और कहानी पर ऐसा लग रहा था इस कार में अपना मुंह देख सकते हैं। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की साकत सहमति समझेंगे। ऐसा लग रहा था कि कार पर कहीं भी दाग नहीं लगना होना चाहिए, लगा नहीं होना चाहिए। जैसे ही दाग लगा तुरंत जो साफ करने के लिए आता है ना, क्या आता है, कॉलिन भी आता है, लेकर के फटाक से नौकर दौड़ के फटाक से कार के पास जाता था और जहां पर दाग लगे रहते थे उसको फटाफट साफ करते थे। इतना अच्छे ढंग से सेन साहब अपनी कार की ख्याल रखते थे। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता था। मेरा मैम साहब की जो सख्त ताकीद दे और खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि सेन साहब अपने नौकर के साथ नौकर को कह दिया कि इस कार के आसपास कोई भी बच्चा यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ कोई भी बच्चे इर्द गिर्द इस कार के आसपास नहीं मंडराएंगे, क्योंकि कार पर क्या हो सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिनके कारण नौकर को सेन साहब ने इस प्रकार से वार्तालाप के पास बताते हुए कहा। कहता है कि सेन साहब की तो 5 बड़ी ही सुशील थी, 5 पुत्री जो थी, किसके, सेन साहब के 5 पुत्री थी। कितने पुत्री थे, 5 पुत्री थी और एक पुत्र थे। लेकिन ये 5 जो था वह बहुत ही क्या थे, सुशील थे। सुशील का मतलब समझते हैं, मतलब सीधा साधा। हाँ, मतलब पूरा ही सीधा, जिसको कहते हैं किसी प्रकार के उसके बीच में झगड़ेलू प्रवृत्ति का नहीं थी। वह 5 पुत्री कहिए कि 32 दांत के अंतर रहती थी। जिस प्रकार उसका जी उस प्रकार उसकी 5 पुत्रियां, वह जैसे चाहते थे उस तरह उसके 5 पुत्रियां करती रहती थी। किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार की झगड़ा नहीं हुआ करती थी। वो जिस प्रकार कहती थी उसी तरह कहते थे, उसी प्रकार करती थी। चलिए तो देखिए कहता है बड़ी ही सुशील 5 की जो ठहरी और सो भी लड़कियां जो कि तहजीब और तमीज की तो जीती जागती एक मूरत थी। इसका कहने का मतलब हमने आपको पहले ही समझा दिया कि उसकी जो 5 पुत्रियां थी वह बिल्कुल ही पूरा सादा जीवन, और कितनों भी लड़की ला दी उसमें से इसकी 5 जो पुत्रियां थी वह उनमें से अलग थी, बिल्कुल ही अलग स्वभाव की। वह किसी भी बच्चे के साथ वह वार्तालाप नहीं करती थी, किसी से बोलबाल या किसी से खेल उल का कोई भी चीज कार्य करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह उसका सेन साहब का ऑर्डर था कि बच्चे के साथ जिस प्रकार वह रखते थे बच्चे को उसी प्रकार ये रखते। ये अपने मन से किसी भी तरह का कार्य नहीं करते थे। कहते थे अगर बात कही जाए सुशील की, ये जीती जागते एक मूर्त की तरह थे। मिस्टर और मिसेज सेन ने उसे क्या करना चाहिए या क्या सीखना हो, इन प्रकार से अगर बात कही जाए तो वह सारा चीज सेन साहब ने ही उसे सिखाते थे। देखिए क्या है, या तो क्या क्या नहीं करना है, इनके उन्हें ऐसी तालीम दी, ऐसी उन्होंने तालीम का अर्थ शिक्षा से लिया गया है, ठीक है ना, तालीम दी सेन साहब और उनकी मैम, उन दोनों ने मिलकर के अपने बच्चे को इस प्रकार से ज्ञान दिया जो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन तरह का उनको सिखाया गया। बस लड़कियां क्या है उसको ये बताते थे कि लड़कियां क्या है,
तो उन्होंने अपने मन में फिर समझते थे लड़कियां सिर्फ एक कठपुतली। कठपुतली का मतलब समझते हैं? कठपुतली का अर्थ होता है जो मिट्टी का बनाते हैं ना, या गुड्डा गुड्डी बनाते हैं ना, उस तरह से एक गुड्डा गुड्डी को ही समझिए कि कठपुतली है। हम जैसे चाहेंगे उस तरह से करेगी, जैसे जैसे कहेंगे उसी तरह वो करेगी। इसलिए हुसैन साहब और उनकी मैम ने आपस में सोच रहा था कि लड़की क्या है, कुछ नहीं, लड़की तो सिर्फ कठपुतलियां हैं, इसको जैसे जैसे कहेंगे उस तरह ये करेगी। ऐसी उस सबके मन में भावना थी। फिर देखिए क्या करता है, तो उनके माता पिता इस बात पर पूरा गर्व करता था, लड़की क्या है, लड़की तो खाली कठपुतलियां हैं, हम जैसे कहेंगे उस तरह करेगी। तो इस बात को लेकर के वे कभी कभी किसी चीज को तोड़ फोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि हम जैसे जैसे करेंगे तो वैसे से तुम करोगे। तो इस प्रकार से जब कभी गलती होगा, हम कहेंगे ये करो, हम कहेंगे वो करो, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ये तोड़ दो, नहीं कहेंगे। जब नहीं कहेंगे तो तुम तोड़ोगे नहीं, है ना। तो इसलिए वो कहते थे ये हमारी कठपुतलियां हैं, हम जैसे जैसे इसको करेंगे उसी तरह ये करेगी। तो वो कभी गलती ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम गलती कहेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से वो बोलती थी हमारी वो क्या है, कठपुतलियां। क्या है? कठपुतलियां है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ो। कहता है कि वे दौड़ती है या खेलती भी है, लेकिन वह सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि यह बात उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वह ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि वह सोसाइटी के जो कि तरीकाएं भी उन्हें कुछ सिखाना चाहे तो सीख ले। उन्हें इनके जो खिलखिलापन और किलकारियां मारते हुए किसी ने उसका नहीं सुना होगा। सेन के परिवार के मुलाकाती एक रस्क के साथ अपने जो शरारती बच्चे से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन साहब की लड़कियां हैं। अब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में तो कुछ भी तो नहीं रह सकता। देखिए कितना सुंदर बात कहा। जब कहीं कुछ होता था, लड़की कुछ गलती करती थी, तो आसपास या पड़ोस में गार्जियन उसका उदाहरण ले लेते थे। एक तुम हो, तुम लोग तो दिन रात गलती करते रहते हो, और एक देखो सेन साहब की लड़की है, वो लड़की रहना चाहिए तो उस तरह रहना चाहिए। उसके घर में हंसना भी सेन साहब जब तक कि नहीं कहेंगे हंसो तो वो हंस भी नहीं पाते। इस तरह रहना चाहिए लड़कियों। तुम लोग पे नाज है, गमला भी बना है तोड़ने के लिए, लो तुम लोग गमला भी तोड़ दो। अगर सीखना है तो सेन साहब की पुत्री से सीख, लोग उनका उदाहरण ले लेकर के सीखते। ये कहां तक सत्य है वो आप लोग समझिएगा। लोग उनके गांव समाज में अगर इस तरह से कोई करता है तो उनका क्या लेता है, तुलना करने लगता है, फलना से कंपेयर करता है। कौन? जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, जो नहीं समझते हैं, जो अमीर होते हैं, उसी तरह का देख करके उसी तरह करना शुरू कर देते हैं। चाहे वह किसी तरह से अमीर हुआ हो, इसमें कोई मायने नहीं देता, लेकिन तुलना लोग उसी से करने लगता है। चाहे वो खराब भी काम करे तो उसी को देखकर करेगा, अच्छा भी करे तो उसी को देखकर। चलिए, तो लोग सब ने इसी तरह से अपने गांव समाज में अपनी बेटियों को ताना देने लगे थे, कहने लगे थे सीखना है ना तो फलना के पुत्री से सीखो, तुम लोग तो एकदम पूरा बेकार हो। ऐसा कह करके गांव समाज की कुछ स्त्रियों को, पुत्रियों को, बेटी बहू को सुनने को मिलता था। कहता है देखिए क्या कहता है, सो जहां एक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, बात आता है, कितना सुंदर की बात कही कि बात आती है सेन साहब की, तो उसका तो भाई अलग बात है। गांव समाज में आप कोई गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच तुलना करेगा तो बात तो रियल में अलग होगा ही होगा। समझ रहे हैं ना। अब कोई कहेगा कुछ कार्य करेंगे तो फलना का उदाहरण ले लेगा, तो फलना के उदाहरण लायक तुम हो पहले,
वो भी देखोगे तब ना उसका लगाओगे। लोग काट लिया है सांप का और मंत्र लगाओगे किसका, बिरनी का, तो सक्सेस होगा। तो वही है, या अमीर है या कोई गरीब है, अब मंत्र लगा रहा है अमीर वाला में गरीब वाला, और गरीब लगा रहा है अमीर वाला, तो थोड़ा दिक्कत तो होगी ही ना। तो देखिए कहानी में कहां तक लेकर जा रहे। फिर कहता है उनके मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। समझ रहे हैं ना उसको। सेन साहब की बात कही जाए, जब पांचों उनके हाथ में है, अर्थात 32 दांत के अंतर्गत में पांचों पुत्री है, तो उसका कार को कुछ होगा नहीं होगा। तो वही बोला कुछ खास दिक्कत कार को नहीं है, हाँ बशर्ते ध्यान से। फिर कहता है कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन खोखा भी तो है। अब बात आता है उनके पुत्र को लेकर के, और अभी तक में हमने जितना भी पढ़े पुत्रियों के बारे में, कहता है कार को कोई विशेष खतरा नहीं है, बशर्ते उनके पुत्र को खोखा भी तो है। और वह पुत्र खोखा था। समझ में आया। देखिए क्या फिर कहता है, खोखा जो एक है वह सबसे छोटे है। खोखा सबसे छोटे हैं। फिर देखिए क्या कहता है, खोखा एक नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। समझ में आया। नाउमीद मतलब ना उम्मीद होने के बावजूद भी सेन साहब को एक पुत्र जो खींच के खास, बुढ़ापे में ना उम्मीद होने के बाद भी एक पुत्र की प्राप्ति सेन साहब को हुआ। खुशी के मारे बहुत ज्यादा खुश, और इतने खुश कि आप देखेंगे इस कहानी में अपने पुत्र को कहां तक इनको बढ़ावा देते हैं, कहां तक इनके लगाम को ढीला छोड़ के छोड़ते हैं कि अपने पुत्र को क्या क्या करा देंगे। सुनिएगा। कहता है वह खोखा एक ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा एक अभिभार तक जाकर हुआ था, जब उनकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रही थी। मतलब इनका जो खोखा का जन्म हुआ उनके बारे में आपको समझा रहे हैं कि नौ सेन साहब को उम्मीद रहा था, ना उनकी पत्नी को, अर्थात मेम साहब, एक सेन साहब एक मेम साहब, दोनों को कोई उम्मीद नहीं रहा था कि हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। और इसी जब ना उम्मीद के बाद उम्मीद हो जाए, तो रेगिस्तान में जिस प्रकार पानी आ जाने के बाद सब जीव जंतु को आनंदमय होती है, उसी प्रकार अपनी जिंदगी में क्या एक खुशी आ गई। तो उसी प्रकार सेन साहब को क्या हो गया, एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद पूरा खुशी के मारे झूम उठा। देखिए क्या होता, अर्थात कहिए ना एक अपवादे हो गया। क्या अपवाद हो गया ना कि नहीं था लेकिन हो गया। तो वह एक अपवाद में किसका जन्म हुआ था, खोखा का जन्म हुआ था। देखिए खोखा का जो अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद, और वह जितने भी घर में नियम बना कर रखे थे सेन साहब, सबका वह रिकॉर्ड तोड़ आदमी था। मतलब वह पांचों पुत्रियों को दांत के अंदर और पुत्र को दांत से बाहर, समझ रहे ना आप, दांत से बाहर मतलब जो, हाँ मुंह से पूरा बाहर, समझ जो आप करोगे करो ही। देखिए अभी कहाँ, अभी तो ऐसा सुनोगे कि लगेगा वाह पुत्र हो तो खोखा है। चलिए सुनिए। कहता है वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो सिर्फ खोखा से। अब समझ में आया कहानी कहाँ जा रहा है। कहता है कि यह कहानी में इनकी कार को कोई तकलीफ ना हो। समझ रहे थे ना, जो कि कार पर धूल लगने के बाद उसका नौकर आकर के
क्लीनर से उसको जाकर के साफ करे, जहां तक कि स्क्रैच को देखना नहीं पसंद करता था, और उस कार पर खरोच लगा सकता है, और वो सिर्फ था। वही बोलता है, इसे अगर बचाना है, इस कार को यदि बचाना है तो सिर्फ फोकस। बात ऐसी थी कि इन पांचों पुत्रियों का हम नाम बता देते हैं, ठीक है, जो कि आप उनकी बेटी के बारे में जान सकते हैं। सीमा, रजनी, आलो। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली था, शेफाली और आरती भी थी। समझे? ये देखिए, सेन साहब की 5 पुत्री थी। पांचों किस प्रकार है आपको पता है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये उनकी 5 पुत्रियां थी, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, 5 हुई तो उनके लिए घर के अलग अलग, सबको अलग अलग कुछ बात यहाँ पर दे गया था। ये वो काम करेगी, वो काम करेगी, सबको अलग अलग ढंग से क्या था, काम बांट कर दे दिया गया था। बांट करके सबको काम अलग अलग दिया हुआ था। अब देखिए क्या है, अब देखिए बात क्या है, बात आता कहां तक है। दूसरी तरफ की शिक्षा थे, एक तरफ घर के नियम और दूसरी तरफ इनके लिए शिक्षा। कहता था कि वो एक खोका के लिए अलग, दूसरी तरफ शिक्षा, बेटी के लिए अलग, बेटा के लिए अलग शिक्षा। तो इसलिए हम पहले ही बोले, इस कहानी को बारीकी से सुनिएगा ना, सब क्वेश्चन अपने से बना लीजिए, खाली सुनिएगा। ये कहानी हम पहले ही बताएं कि कहानी हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी क्यों लिखे हैं, इसको सुनिएगा। और आप लोग भी समझ गए कि हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी लिंग भेद आधारित कुछ सवाल हो रहे हैं। मतलब पुत्र को अलग और पुत्री को अलग। इसलिए नलिन बिलोचन शर्मा जी ने बोले हैं ये एक सामाजिक है और यहाँ लिंग भेद आधारित कुछ घटनाएं होंगी। पुत्र और पुत्रियों पर किस प्रकार से अलग हो रहा था, वो आपको यहां से क्या हुआ, आप सुस्पष्ट रूप से हमको समझ में आ रहा है कि रियल में इस कहानी में यही सारी बात है। देखिए क्या कहता है, लिए तो सेन साहब कहा था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। अब देखिए सेन साहब को इतना खुशी होता था, अरे ये तो मेरा पुत्र ना है रे, कुछ तो है, मेरा पुत्र है। लेकिन पुत्री को ही ना कहता था कुछ है ना रे तो मेरा ये पुत्र ही है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन कुछ भी होता था, अरे ये मेरा पुत्र ना है रे, सब गलती माफ हो गया। देखिए खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। तो इंजीनियर तो होता ही है, ये तो बनना ही है कि इंजीनियर बनेगा। काहे? पैसे की जो ढेर पर बैठेंगे तो अपने ही उसको क्या करना है, पैसे की ढेर से ऐसी सारी उसको तालीम सिखाया जाएगा कि घर में ही पैसा छापने वाला मशीन बना देगा। सुनिए, तब देखिए क्या कहता है, इंजीनियर होना है तभी उसे इनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अरे इसको तो इंजीनियर बनाएंगे, इसमें तो कुछ से कुछ दिखवे करेगा, कभी कार खोल देगा, कभी आईना खोल देगा, कोई तार तोड़ देगा, कोई कुछ से कुछ करेंगे। बोलो ये तो भाई सेन साहब का पुत्र है और इसमें हम इसको चाहे हैं कि इंजीनियर बना देंगे, तो अब ये से बच्चे से ना इसको लक्षण दिखेगा। आप लोग है कि इसका मतलब गलती खोजते हैं, इसको इंजीनियर है, इसको दिख रहा है पहले से गुण और आप लोग खराब खोज रहे हैं। नहीं, ये इंजीनियर समझ रहे, तो इसके लक्षण साफ दिखाई देते हैं, इसलिए वो ट्रेनिंग में भी इसी वैसे ही इसको दी जा रही है। सेन साहब ने इसको ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया इंजीनियर का। इंजीनियर का इसको ट्रेनिंग देना भी शुरू हो गई। देखिए क्या होता है भाई, बात यह है कि खोका एक दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही
सेनाओं में से एक सिद्धांत को भी बदल दिया। अक्सर ऐसा होता कि सेन परिवार के दोस्त आते और भड़कीले एक ट्रेनिंग के रूम में बैठ करके और बात करते, और बात करते के बीच में चर्चा में निकल जाता कि उसका लड़का क्या करेगा। अब सेन साहब बड़ी एक मौलिकता और एक दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। क्या कर रहे हैं आजकल की पढ़ाई लिखाई करके सारा फिजूल है। वह तो अपनी बिजनेसमैन को इंजीनियर, मैं तो बिजनेसमैन की तरह और इंजीनियर बनाना चाहूंगा। अब देखो ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं कि इसको एक क्या करना है, किंडरगार्टन स्कूल में ही इसको भेज दो। लेकिन मैं अभी इन सारी चीजों से सहमति भी नहीं हूं। यही इसका क्या करेगा, इंतजाम किए हैं। कारखाने का जो बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आकर के इसके साथ कुछ ठोक पीट क्या करेंगे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से ही औजारों पर वाकिफ हो जाएगा, जो कि हिंदुस्तान के लोगों में यह नहीं समझता है। वाह, क्या बात कहा, समझ में आ रहा है ना। सीधा सुस्पष्ट रूप में बोला। जब कोई सेन साहब के यहाँ आते थे तो एक होता है ना गेस्ट रूम में बैठ करके आपस में वार्तालाप होते हैं। वही वार्तालाप के दरमियान में आपस में बोलचाल में बात में निकल जाता है कि आप क्या सोचे हैं, मतलब बात में अपने पुत्र के बारे में आइए जाता है। तो वही पुत्र के बारे में बोलने लगते हैं कि क्या सोचे हैं अपने पुत्र के बारे में। तो ये सब सेन साहब बोलते थे, उसकी जो मेम साहब ये सब बोलते थे, देखिए ना, लोग तो इसको कहता है फलना स्कूल में, बड़का स्कूल में भेज दीजिए पढ़ने के लिए, फलना स्कूल में भेज दीजिए, चिल्ला स्कूल में भेज दीजिए। तब मेरे सेन साहब ने सोचे हैं कि इसको क्या हम स्कूल में देंगे। आजकल पढ़िए लिख करके क्या होता है समाज में, देखते ना, फलमा का पुत्र पढ़ करके बकरी चरा रहा, फलमा का पुत्री पढ़ करके कुछ से कुछ कर रही है। महिलाओं को क्या है, लड़कियों को क्या है, अच्छा पढ़ा लिखा करके तो उसको भी तो लास्ट में चूल्हा फूकने हैं। ऐसा उस तरह करके मन में बातों को पढ़ाई के बारे में दबा देना चाहता है। क्या करेगा पढ़ाई लिखाई करके, इसलिए कोई काम रोजगार तो होगा नहीं। इसलिए हम अपना बेटा को पहले से ही सोचे हैं, बचपन से ही, कि सब मशीन पर उसका हाथ बैठ जाना चाहिए कम से कम। इसलिए हम बोले हैं बढ़ई मिस्त्री को कम से कम बुलाए हैं, और जो बिल्डिंग मशीन वाला है उस सबको भी बुलाए हैं, इंजीनियर सबको भी 1 घंटा बोले हैं कि हमारे बेटा को कुछ से कुछ रेंच पकड़वाइए, पेचकस पकड़वाइए, पिलास पकड़वाइए, नट घुमाने के लिए सिखाइए। ये सब आकर के 1 घंटा रोज घरे में टाइम देगा हमारे बेटा को। अब ये से मेरा बेटा जो है ना, सभी सब धीरे धीरे सीखेगा, जो कि गांव समाज में आजकल इस तरह का पुत्र को कौन सिखाता है। इसलिए हम सोचे हम अपने पुत्र को कुछ अलग करके सिखाएंगे। इसलिए हम अपने बच्चे को बचपन से ही इंजीनियर बना देंगे। इस प्रकार से वो अपने मन में उस अलग प्रवृत्ति को लेकर के सेन साहब जिए जा रहे हैं। क्या बात सुनिए। एक दिन का बकाया है कि जब एक ट्रेनिंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठ करके गपशप कर रहे थे, तो उनमें से एक साधारण सा साहब हैसियत के, जो कि अखबार नवीस थे। इसका कहने का अर्थ है कि अरे सेन साहब, उस समय तो मेम साहब थी, इस समय सेन साहब मतलब मेम साहब की पति होगा ना रे। हाँ, ध्यान दीजिए। अब उसमें कहता है बैठ करके आपस में गप करने लगते हैं। कोई दूर के रिश्तेदार आते हैं और वह भी आकर के आपस में हाल चाल के बात में इसी तरह का कुछ बात खुलता है। हर वक्त कोई ना कोई अगर आते रहते थे तो अपने पुत्र के बारे में इस बात को लेकर के कुछ ना कुछ बात खुल ही जाता था। तो वही कहता है कि उसकी कोई हरकत देखकर उसको कुछ तारीफ कर दी और उन्हें सेन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता है, वही होगा ना। इससे वह एक पत्रकार महोदय कुछ
जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर ही बनाऊंगा। समझ में आया? बात करने करने के वक्त में जब खोखा दिख जाता था, जैसे ही खोखा दिखा तो सेन साहब के मुंह से बोलता था, तो या सेन साहब से पूछते थे, ये बच्चा कौन गया? अच्छा ये तो मेरा पुत्र है, और मैं इस पुत्र को जान ही रहेंगे कि मैं इंजीनियर बनाऊं, मैं इस पुत्र को इंजीनियर बनाऊंगा। अब पूछे ही नहीं है कि क्या करेंगे, तब तक उसके मुंह से इतनी सारी खुशी की बात है कि बयान नहीं हो पा रहा है। सुनिए, कहते कहते मैं इस खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा, और वे ही और वही बात दोहराकर वो थकते हैं। फिर वही बात कहने लगते हैं कि मैं अपने पुत्र को, मतलब हर वक्त कोई भी आता था उसके मुंह पे यही सब बात रहता था, मैं अपने पुत्र को तो फलना बनाऊंगा, मैं अपने पुत्र को, एक ही बात, बस वही जिद, इंजीनियर बनाएंगे, अपने तरह बिजनेसमैन बनाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। सिर्फ कोई भी आता था वो थकता नहीं था, अपने बात का बयान करते ही रहता था। देखिए क्या कहते हैं फिर, जो कि पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहते थे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उसका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह एक जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है कि पूरी आजादी रहे। सेन साहब इन उत्तर से शिष्ट और एक प्रच्छन्न व्यंग पर जो ऐट कर रह गए, मतलब पूरा एकदम खुशी के मारे, और ऐसी बात को रखता था कि लगता था कि यही, मतलब यही अपने पुत्र को सब चीज सिखा देंगे। ऐसी बात अगर कोई उसके सेन साहब के यहाँ आते थे, सुन करके पूरा दंग, कोई आना भी धीरे धीरे नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी बात होता था खाली अपना ही निकालता था, दूसरे का नहीं सुनने का मन। जैसे अपना पुत्र के बारे में वो बोला, बस बोला रुके ना, हम आपको बताते कि हम क्या चाहे, बस अपना ही बारे में सब चीज बताना शुरू करते थे। तो लोग अपना सुन रहा है, और जब ये अपना सुनाने लगते हैं तो लोग चाहते हैं, ये तो किसी का सुनता ही नहीं, सिर्फ अपना सुनाता है, तो लोग चाहते नहीं थे आने के लिए। तब भी जब किसी को काम है तो जाना ही होगा। चलिए, कहता है तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। देखिए तभी क्या होता है, आपस में वार्तालाप जो अंदर में कर रहे थे, वही वार्तालाप करते करते बाहर में कुछ शोर शराबा, हल्ला की तरह कुछ हुआ। बस फटाक से सेन साहब उठ करके क्या हो गए, बाहर की तरफ गए। तो देखिए क्या होता है, तभी उनके मित्रों ने कुछ जाने की इच्छा प्रकट की, और उन्हें उनके साथ बाहर आए। और बाहर सेन साहब का जो सोफर जो था वो ड्राइवर था, ठीक है ना। सोफर कौन था? वहाँ ड्राइवर था। ड्राइवर जो वो कार है ना, कार के कौन थे? ड्राइवर थे। चलिए देखिए क्या कहता है। जैसे ही बाहर आया तो देखा क्या उन्होंने, सोफर एक औरत से उलझ रहा था। मतलब ड्राइवर जो थे बाहर में क्या देख रहा था कि बाहर में ड्राइवर जो थे वो एक किसी महिला से उलझ रहे थे, मतलब झगड़ा हो रहा था, ठीक है, उससे उलझ रहा था। तो औरत के पास एक 5 साल का कोई बच्चा खड़ा था। नहीं समझे? मतलब इसी कार्य के पास एक कोई महिला थी, ठीक है, वह महिला थी, और इसके पास एगो बच्चा भी 5 साल का था। और इधर एक कौन थे? ड्राइवर थे। कौन थे? सोफर थे। और ये सोफर साहब ने इस महिला से क्या कर रही थी? वार्तालाप, मतलब कुछ बातें, मतलब झगड़ा वाला जो बात है वो हो रहा था। तब सेन साहब अपने घर से निकल करके किसके पास जाते हैं? सोफर के पास। और सोफर से फिर पूछता है, देखिए क्या कहता है, फिर उससे इसी बात में जब उलझ जाता है और उनके पास खड़े होकर के, जिससे वह मतलब एक 5 साल का लड़का था जिसे वह रोने की कोशिश कर रहे थे, रोकने का कोशिश कर रहा था कि क्यों बच्चे को बार बार सोफर की ओर मतलब
झपट रहा। समझ रहे हैं ना, मतलब ये ड्राइवर से इस बच्चे को मतलब बार बार क्या हो रहा था, मतलब थोड़ा तो मैं हो रहा था, जिसको हम कहते हैं मार उड़ के तरह, थोड़ा इसको एक चिमटा दिया होगा, कोई किया होगा, गाड़ी को छुआ होगा, कुछ किया होगा, जिनके कारण वो क्या होता है तो मैं हो रहा था किसी दो एक सोफर के साथ और उस महिला के बीच, और बच्चे को लेकर के इस तरह का हो रहा था। सेन साहब ने और इसके बीच में रोकने का बात किया, मतलब झगड़ा नहीं हो इस तरह का कुछ उन्होंने उपाय लगा रहा था। फिर देखिए क्या हुआ, सेन साहब को देखकर औरत सहमा गई। समझ रहे ना यहाँ कुछ बात, वो अमीर घर के, अब फलना अमीर कोई आदमी आ जाएगा, अमीर आदमी आ जाएगा, तो वह महिला मतलब ये जैसे ही सेन साहब आएंगे तो यह महिला क्या हो जाएगा, थोड़ा अपनी वाणियों में क्या ला देती है, थोड़ा संयमता ला देती है, मतलब थोड़ा समय समय बातों में बोलने लगती है, और थोड़ा बात को जिस प्रकार से पहले लड़ रहा था उसमें थोड़ा सा नमी आ गई। तो वही कहता है कि महिला थोड़ा दब गई, थोड़ा बात में थोड़ा कम बोलने लगे। फिर देखिए क्या होता है, सोफर पर झपट रहा था, बार बार ऐसा देखा तो उन्होंने देखा कि सेन साहब को देख करके औरत जो थी सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर जो कि अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। अब आप समझ गए होंगे यह लड़का का क्या नाम था, मदन। ये लड़का का नाम मदन था। क्या था, मदन। और अपने पुत्र का नाम जो आपको बताएं, इस पुत्र का नाम था खोखा, जिसको प्यार से खोखा कहते थे। और इसका नाम एगो जो था कासू था। क्या था, कासू को प्यार से किस नाम से जानता था, खोखा के नाम से जानता था। और दूसरा जो कि इधर जो थी एक महिला, वह महिला का पुत्र जो उसके साथ 5 साल का था, उसका नाम था मदन। चलिए देखिए कितना सुंदर बात। फिर देखिए क्या हुआ, तब वाह, मदन गाड़ी को छू लिया था, गाड़ी गंदा हो जाती, मैं मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, तो इस पर मुझको मारने दौड़ गया। तब उसकी माँ भी आकर के क्या करने लगा, खामखा आकर के मुझसे क्या होने लगा, तू मैं की तरह उलझ रही थी। मदन भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ जो थी, माँ भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सेन साहब के जो सटे होठों को देखकर चुप रह गए। समझ में आ गया, मतलब जब अमीर आदमी हो, बहुत बड़ा पैसा वाला हो, और आकर के अगर चुपचाप इस तरह तुमने बात सुने, तो आगे वाला भी धीरे धीरे उसका मुंह क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा बंद। उस जगह ये सब कुछ बोलता है नहीं था, हम एक बोल बला अच्छे, बस वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, मुंह बंद। तो मदन की माँ जो थी वो भी चुपचाप क्या रह गई थी, खड़ी होकर के, उसके मतलब मुंह धीरे धीरे उसका बंद होने लगा और सुनने लगा क्या हो, मतलब आगे क्या होता है। तो सेन साहब बड़े ही संयमता से और कठोर स्वर में, जो कहते हैं स्वीट पॉइजन, मीठा लगेगा लेकिन बहुत जहर है, समझ रहे ना, स्वीट पॉइजन, ऐसा बात बोलेगा जहर ही निकलेगा मुंह से, लेकिन मीठा लगा सुनने, लेकिन वो जहर। देखिए क्या कहता, मदन की मां, मदन के ले जाओ, इसको ले जाओ यहां से। ये सेन साहब ने मदन की मां को कहता, इस बच्चे को ले जाओ, और देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की मां अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकालते हुए खून को पोंछता है, बायां घुटना में उसको चोट लग जाता था, मदन को जो ढकेला था ना, तो उसको क्या लग गया है, चोट, और उसको हाथ पर क्या हो गया है, खून लग गया घुटने पर। कहता है उसको पोंछते हुए ड्राइवर ने शायद ढकेल जो दिया था वह गिर पड़ा था, लेकिन कुछ मालूम मामूली एक किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया था, वह उसे चोट
आ गई थी। सुनिए कितना गजब बात। ये देख रहे हैं ना, ये यह एक क्या है भाई, किरानी का पुत्र है। इसके पिताजी क्या है, एक किरानी है। ये क्या है, एक किरानी है। किरानी मतलब क्या, जेसीबी नहीं, वह कहीं का मतलब कि अपने ऑफिस में कहीं ये वहाँ के क्या है, एक स्टाफ के रूप में है, मतलब एक समझिए कि नौकर के रूप में ही है, लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। वह उसी का पुत्र, एक गरीब आदमी का है पुत्र। तो वही बोलता है, एक छोटा मोटा मामूली परिवार से वह मदन है, इसलिए तो उसको ढकेल दिया। सुनिए भी कहानी, ढकेल दिया। बेटा है सेन साहब, ड्राइवर तर मतलब धक्का दे दिया और उसको चोट आ गई थी। चलिए, तो आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई, ये सब तो छोटी मोटी बात। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट 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 की आवाज सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतर उतर कर उनकी कार को गौर से देखना शुरू किया। हाँ, ये क्या हो रहा। तो देखिए, लोग सीढ़ी से उतर कर अपनी अपनी गाड़ियों को, गाड़ी की ओर देखने लगा, क्योंकि उसके घर में क्या चल रहा था, दोस्त आए हुए थे ना, दोस्त सब आपस में बैठ करके गप कर रहे थे। जब झगड़ा हुआ तब ना वहां सेन साहब और उनके दोस्त आकर के बाहर में झगड़ा को सुन रहा था। देखिए, तब देखा कि अपना अपना सब जो दोस्त आए हुए थे, सबने सोचा अपना अपना गाड़ी देख लेते कि क्या हुआ भाई, कदमी का खट 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 का आवाज आ रहा है। तो सब अपना अपना गाड़ी को देख रहे थे। तब देखिए, अब देखिए क्या हुआ। तो सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे और मोटर की पिछली बत्ती का जो लाल शीशा था वो चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोग ने, बड़ा शरारती ये मेरा लड़का है, कासू जो है ना बहुत प्यारा है। मोटर के पीछे इन्होंने मिस्त्रीगिरी कर रहा था। ये मतलब सीखना चाहते थे कि इस बॉल के अंदर में क्या है, क्या खास है इसको अंदर। देखिए, हमने पहले भी आपको बोले, मेरा पुत्र जो है ना बहुत ही ना, बहुत मतलब उसके अंदर मतलब इंजीनियर का गुण भरा हुआ। अभी आप लोग को विश्वास हो गया होगा। देखिए, मेरा पुत्र ने बॉल को खोल के शीशा बाउंड करके बॉल देखा क्या बढ़ रहा। मोटर के पीछे हरकत पड़ा। उन्होंने कल पुर्जों को अपनी उसको अभी से ही उनकी कितनी दिलचस्पी, दिल लग गया है इसका हर एक पार्ट सबसे। इन्होंने हर पार्ट को खोल खोल करके देखना चाहता, कहना चाहता है, समझना चाहता है कुछ, इसलिए इन्होंने क्या कर रहा, ऐसा चीज उन्होंने कर। देखिए फिर क्या होता है। शायद देखना चाहता है कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। समझ रहे ना, तुम करो तो गलती और हम करें तो मस्ती। उसकी कार को खरोच नहीं आए, कोई छू ले उसका हाथ काटने का इजाजत दे दे। और खोखा तो देखबे किए आपने, वो तो इंजीनियर ना है, वो थोड़ा थोड़ा था, वो खोला था, नहीं समझे, वो थोड़ा थोड़ा था, खोला। और ये शरारती है और थोड़ा थोड़ा, और बात है कि इंजीनियर है, सबको मायने दे रहा है। हाँ सुनिए, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखते हुए अपने दोस्तों के साथ उनको कार की ओर ले चला। उन्हें अपने मित्रों का भाव और एक भंगिमा देखी नहीं गई और देखते ही कुछ लोग समझ पाते कि इसे शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजे खोलने के लिए
बढ़े और फिर रुक गए और उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई और उन्होंने नजदीक जाकर देखा कि परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल ही बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े आए और कुछ झिझकते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने इसका हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा दूसरा चक्का भी देख लो, तो पंप ला करके उसमें हवा भर दो। तो हाँ, कुर्सियां लॉन में रखवा दो, अब कुर्सी सब समेट दो, अब तक हम यहाँ बैठते, मतलब इधर लगा दो बगीचे में, तब तक हम बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का पक्का मतलब चक्का जो था वह क्या करने लगा, लगातार लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर से पीछे चक्के की जो भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही होगा, ये मालूम पड़ता है कि खेल रहे थे। शॉफर ने बताया कि पंप लाने चला गया और देख ही रहे हैं कितना इंजीनियर का गुण है अपने पुत्र में, उसका बहुत सारा, और अभी तो कम है, अभी और देखने को मिलेगा आप लोग को। देखिए क्या है, मुखजी साहब की गाड़ी एक सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने और सेन साहब का मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठ करके बातें कर रहे थे। बातों के बीच सिलसिला में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्के में हवा निकालने की हिकमत जान लिए। मतलब ऐसा उन्होंने तजुर्बा तो सीख गया ना, हवा कैसे निकाला जाता, ये सीख गया ये लड़का। देख रहे हैं मेरे बेटे में कूट करके पहले से ही इंजीनियरिंग का कुछ बड़ा हुआ। हाँ, देख रहे हैं ना, ये इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग चल रहा है। इंजीनियरिंग में इसको कितना दिल लग गया, ये पूरा दिलचस्पी है इसके। इसी तरह दूसरे बेमतलब की बात होती रही। जब वे चक्के में क्या कर रहा था, पंप नहीं हो गया तो मिस्टर सिंह एक रुखसत नहीं हो पाए। मतलब अपने पुत्र का जो बराह है वह कंटिन्यू रहा। कब तक? जब तक कि पंप हवा तब तक जब तक कि पहिए में नहीं हुआ। सेन साहब अंदर लौटे तो टायर बेरा को मदन के पिता गिरधर, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या नाम था? ध्यान से, मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। हाँ, देखिए क्या कहता है, को जो उन्हें फैक्ट्री में किरानी थी। हाँ, सेन साहब के ही फैक्ट्री का कौन था? गिरधर लाल, अर्थात सेन साहब के ही नौकर थे। कौन? गिरधर लाल। उस किरानी जो थे वो सेन साहब के कोनो फैक्ट्री के नौकर होंगे और उसी का नौकर का ही पुत्र कौन था? और अहाते के एक कोने में क्या हो गया, एक अकाउंटेंट्स थे। अकाउंटेंट्स मतलब जिसको हम क्या कहते हैं? आउट हाउस है सर। अच्छा, आउट हाउस है। आउट हाउस में रहता था, जो कि बुला लाने का हुक्म दिया और गिरधर आया और सेन साहब के सामने जो कि सिर झुकाकर खड़ा हो गया और खून के जुर्म में कैदी जज के सामने जिस प्रकार खड़ा होता है, सेन साहब ने ठड़ी
और बेलौस आवाज में कहना शुरू कर दिया, देखो गिरधर। देखिए अभी उसको कुछ बात कहेंगे। बस ऐसे ऐसे। देखिए क्या कहता है मदन, आजकल बहुत शौक शोर हो रहा, शौक शौक हो गया है। उसको बोलता है, किसको? गिरधर लाल को। गिरधर मदन के पापा को। देखिए सेन साहब अपने फैक्ट्री के जो किरानी थे, जिसको हम गिरधर लाल के नाम से जानते हैं, ये गिरधर लाल को समझाना चाह रहे हैं। किसने? सेन साहब ने। देखिए बहुत क्या हो चुका है, शौक हो चुका है। ठीक है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं तुम्हारी और उनकी भलाई चाहता हूं। मैं तुम्हारा भी भला चाहता हूं और तुम्हारे परिवार का भी मैं भला चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया, वह अलग, मना करने पर वह ड्राइवर को मारने दौड़ गया और मेरे सामने भी उसे डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। ऐसे ही लड़का आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बन जाते हैं। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता है कि सेन साहब का जो भाषण जारी था उसकी हालत क्या होती है, हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। तुम जानते ही हो। मैं उन्हें संभालने की कोशिश करेंगे, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। सेन साहब ने गिरधर लाल को बैठा करके अपने जो कॉमन रूम होता है उस कॉमन रूम में गिरधर लाल को समझा रहा था। देखो गिरधर लाल, तुम्हारा पुत्र जो है वह बहुत भाग चुका है, ध्यान रहे। अगर इसी तरह का रहा तो आगे चल करके यही पुत्र आगे चल के चोर, डाकू, बदमाश बन जाता है। इसलिए हम तुमको कह देते हैं, हम तुम्हारा भी और तुम्हारा परिवार का भी भलाई चाहते हैं, इसलिए हम तुमको कह देते हैं कि बेटा को सुधार लो। बेटा को समझ रहे हो ना? बगुला के मुंह से कोयल की आवाज आ रही है, समझ रहे ना? यहाँ पे सेन साहब ने उल्टे गिरधर को कह रहा बेटा को सुधार लो, नहीं तो यही बेटा जाकर के आगे गुंडा बदमाश बनता है, डाकू बन जाएगा तुम्हारा बेटा, चोर बन जाएगा तुम्हारा बेटा, लुक्कड़ बन जाएगा तुम्हारा बेटा, इस तरह से बन जाएगा। इसलिए तुम अपने बेटे को हटा दो, समझा लो। तो वह मालिक है ना, वह मालिक है, और जानिए रहा है कि मालिक के सामने नौकर जब भी रहता है तो सीना तान के नहीं रहता है, अर्थात नीचे करके रहना पड़ता है। नहीं तो वो खाली सहमति में हाँ हाँ कर रहे थे। उस रात गिरधर के क्वार्टर से आते हुए मदन को एक चित्कार से सैनों का एक आरामदेह एक शयनगार गूंज गया। आराम में खलल पड़े से कुछ झुंझलाकर पिता सेन साहब ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। मदन की यह बात क्या हुआ? दवा है, नहीं, मदन की यही बात दवा है कि मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त को खाल उधेड़ दो। गिरधर ने ऐसा की जो कि ऐसा ही कड़ाई जारी रखे तो शायद ठीक हो जाए। वह स्वेयर द रॉड एंड स्पायल द चाइल्ड। इसका कहने का मतलब ये हुआ, वह यहाँ बच्चे को यह बताना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चे का अगर क्या चाहें एक अच्छा बनाना चाहेंगे तो नियम के अंतर्गत उसको बांधना पड़ेगा। नहीं, एक कहावत है, तो उसको कहना चाहे, मतलब इसको कहा कि माता सेन साहब की नींद
उचट गई। मतलब इस बात को लेकर के मन में क्या हुआ, उसका कहने का अर्थ यह हुआ कि बात रही नहीं, इस बात को लेकर के उन्होंने उजागर कर लिया, फिर मतलब लोड ले ली इस बात की उसकी माँ। उन्हें मदन की जो कातर चिल्लाहट से ज्यादा उनकी पति की बकबक की चीख आ गई, लेकिन उन्हें भी अपनी खीज मदन पर ही उतारी। कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है तुम, हाँ खोखा की बराबरी करता है। 2-3 थाप उसको जड़ दिया कान के नीचे, जड़ दिया कान के नीचे। उसके बाद देखिए बक बक कर रहा था और सबका गुस्सा पति का भी और मदन का भी और नौकरों का, और उसका बाद नौकर का भी। उसके बाद वह खुद सो रही थी तो आधा नींद में जानिए ना है ना क्या होता है, और गुस्से प्रवृत्ति में हो जाता है। बस उठ करके क्या किया, देना चालू। फिर देखिए क्या हुआ, फिर देखिए क्या हुआ, खोखा की बराबरी करता है तुम, हाँ मदन का, तुम सब मदन का एक आवर्त्य रुदन रुक गया, मतलब एकदम इतना देने लगा। और जो थोड़ा सिसक सिसक करके मदन पहले से भी रो रहा था बात पे, तो वह धीरे धीरे क्या हो गया था, रुका। फिर देखिए खैरियत थी कि उनकी सिसकियां सैनों की जो कि एक शयनगार तक नहीं पहुंच सकी थी, मतलब जो जहां रह रहा था उसके दूर दूर तक कहीं आवाज नहीं जा रहा था। चलिए देखिए क्या होता है। लेकिन दूसरी दिन तो बिल्कुल एकदम बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलना कूदना, खोखा खोखा बंगले के आधे की क्या हो गई, आधे पर गया था ना, मतलब खेलने के लिए गली के आसपास में जाता है, बगल वाली गली में जा निकला। वह धूल में मदन पड़ोसियों के जो आवारागर्दी छोड़ने के साथ छोकरों के साथ क्या हो गया, लट्टू नचा रहा था। जो खोखा ने देखा तो उनकी क्या हुआ, तबीयत मचल गया, मन जो था वह मचल गया। हंस और कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हंस और कौवे के जमात में क्यों ललक गया। तो यहाँ हंस और कौवा का कहने का मतलब है कि कौवा गरीब आदमी के पुत्र को कहा गया और हंस अमीर के बच्चे को कहा गया। यहाँ ललकने की बात हुई। वो भी चाहता था कि अरे कौन जानता है कि बच्चे में कि मैं अमीर हूँ, अरे कौन जानता है कि बच्चे में कि मैं अमीर हूँ, और कौन जानता है कि मैं बच्चे में गरीब हूँ। इसको किसी तरह का आशय, तुम बच्चे को कितना बता दो कि वो अमीर घर का बेटा है, ये अमीर घर का बेटा, वो नहीं जानता। शौक तो दोनों का एक ही होगा ना, शौक जो होगा दोनों का एक ही होगा ना। बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे अमीर का रहे या गरीब का रहे। जब तक कि उसे समझ और ज्ञान नहीं हो जाए तब ना वो जानेगा पैसा क्या चीज होता है। तो बच्चा सभी का, चाहे अमीर का रहे चाहे गरीब का, वो दोनों समान ही रहता। लेकिन अमीर के घर के बच्चे में और गरीब घर के बच्चे में जो भावना डालती है, वो कहां से डालती है, कैसे डालती है, वो आपको इस कहानी में समझ में आएगा। सेन साहब ने अपने पुत्र को कहा था, इन बच्चों के साथ, इन बच्चे गली में और किसी के पास खेलने के लिए नहीं जाते। लेकिन मदन के पास कासु लट्टू खेलने के लिए उस गली में जाकर के, गली में उसके मदन के साथ खेलना चाहते थे, उसी में जाकर के ये शामिल हो गए। देखिए जबरदस्त कहानी है, सुनिएगा, पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ। गली में लट्टू खेलने के लिए वो जाते हैं, तो उसको जाकर के कहते हैं कि मदन हम भी खेलेंगे लट्टू। दूसरे लड़के को कोई खास उजग्र नहीं था, वह खोखा को अपनी जमात में ले लेने का जो फायदों को क्या करने लगा, नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उन्हें जो था अपमानिता और एक प्रार्थित ऋणता। मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी, उसने एकदम छूटते हुए आवाज में दिया,
अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है तुम लट्टू खेलने वाला, मैं भी लट्टू खेलूंगा तेरा। जा जा बाबा अपने बाबा को मोटर पर बैठ जा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, सर। क्योंकि उसका बेटा को सेन साहब के ड्राइवर ने मारा था ना, तो बेटा तो यही आंख के सामने जो चीज दिखेगा बच्चा उसी को ना लोड लेगा। तो ड्राइवर ने मदन को मारा था, ढकेल दिया था, तो बोला रे चल तुमको हम खेलने नहीं देंगे, चल निकल जाओ तुम अपने बाप के मोटर कार पर बैठना, ये लट्टू सब तुम नहीं खेलना, जा 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 जा, तुमको बहुत पैसा का घमंड है। हाँ सुनिए, कासो तैस में आ गया, कासू गुस्से में आ गया ना रे, हाँ, सर। तब गुस्से में आ गया। देखिए क्या होता है, वह इसी उम्र में नौकरों नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, चाहे नौकर रहे चाहे अपनी बहन रहे। कासो चवलटा ही देता। अब ये से एकदम इंजीनियर का देख रहे हैं ना, गुण आ गया था इंजीनियर वाला। देख ही रहे हैं कितना लाड़ प्यार बिगाड़ दिया है। देखिए चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे या कर दे, उसकी आओ देखना था। मदन को एक घुसा रसीद दिया, समझ गया, उसको मदन को एक मुक्का दे दिया। जैसे ही दे देता है तब तो बात बवाल होगा ना। बस गुस्सा से आकर के मदन ने मार करके दो दांत तोड़ दिया। कासू आकर ले बस उसका भी दो दांत टूट गया। 18 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हुआ, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला। कम मरने वाला था। बच्चा तो बच्चा आता है, तुम दिया तो तुमको भी देंगे, बस उन्होंने भी रसीद दिया। वाह, झटपट कासू पर टूट पड़ा, और दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्वी युद्ध को, द्वंद्वी मतलब समझ रहा ना, हद भाई गिरधर का पुत्र और इधर सेन साहब का पुत्र, तो दो आदमी झगड़ा में तेसरो की करते भाई। हम भाई धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गाँव फूटे गवार लूटी, ले रहे दे रहे तो हम ले रहे, तो दोनों लड़ रहा था, ये मजा नहीं आनंद ही आनंद। तो दोनों में चल रहा है घिसपिट, चला है पूरा मजा। तो उसको क्या है, देखने में मजा आ रहा था, देख रहे। फिर देखिए क्या होता है, फिर ये रसीद देने के बाद, पूरा घिसपिट चलने के बाद, जैसे कि कुत्ता और दो कुत्ते लड़ते हैं ना आपस में, अरे दो कुत्ते लड़ते हैं ना, चाहे तो एक कुत्ता एक दापी में दूसरे कुत्ते को मार सकता है, अरे गले में हाथ पकड़ के उठा भटक दे तो खत्म। लेकिन आपका हाथ की होता नहीं है ना, खाली झुट्टों का मुंह में फंसा करके हिस देता है, उसको हिस पकड़ के हिस देता है, होता है ना रे। जैसे आप लोग देखे होंगे गौ समाज में, तो इस तरह होता है। अगर गुस्सा से लड़े तो दोनों गायब हो सकता है, मतलब ये इसको आप लिया, ये इसको आप पकड़ लिया। तो देखिए यहाँ क्या होता है, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस के जिस प्रकार से बंगले के एक पिल्ले में और गली के एक कुत्ते की लड़ाई होती है, अहाते में इस लड़ाई हुई, और जो कासू ने शेर हो जाता, तो वहां से तो 1 मिनट के बाद वो रोता हुआ जाकर भाग निकला। महल की लड़ाइयों और झोपड़ी की लड़ाइयों में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कितना सुंदर बात कहा। चाहे लड़ाई किसी चीज का हो, किसी भी प्रकार का हो, अक्सर महल वाले के साथ यदि झोपड़ी वाला लड़ गया तो उसमें जो जीत होती है वह महल वालों की होती है। आप समझ ही गए होंगे इसका कारण क्या है। पैसा। जिन्होंने छुआ भी नहीं, आपको उसी पर बैठकर खा रहा है। देखिए उस पर हालात पर जब दूसरे झोपड़ी वालों की उसकी मदन अपने ही खिलाफ करते थे, लेकिन बच्चों की इतनी अक्ल कहाँ, उन्हें तो ना अपने एक क्या होता दुर्मिया और लीडर की मदद
मदद की, ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले लाडले की। और हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही समते हुए तितर बितर हो गया। समझे? मतलब सब इधर उधर फटाफट, जैसे ही लड़ाई खत्म हुआ फटाफट इधर उधर भाग गया। किसको? कौन? सेन साहब का पुत्र क्या सोच रहा था, हम बहुत पैसे वाले में से हैं, वो भी ना बच्चा में लड़ गया आपस में। हाँ, आप लोग तो जानिए रहे कि सेन साहब का पुत्र बहुत पैसा वाला था और गिरधर का पुत्र बहुत गरीब था, क्योंकि आपने कहानी सुन रहे हैं ना, इसलिए आप जान रहे हैं। लेकिन बच्चा क्या जान रहा है कि हम गरीब घर के हैं कि अमीर घर के? उसको भी खेलने का लालसा हुआ, वो भी जाकर के खुद पड़ा। अगर अमीर घर का बेटा हो तो जाकर के वही करता ना, अमीर घर का बच्चा अलग से खेलता, लेकिन गरीब के बच्चे के पास क्यों गया? क्योंकि बच्चा को कोई बोझ नहीं है कि हम अमीर है कि गरीब है। चलिए बात चलता है आगे की ओर। इस कहानी को एक नया मोड़ देता है इस जगह से। कितना मजा का बात है वो देखिए। नहीं जानते हुए भी आगे जाता है। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से एक आहिस्ता घर घुसा और उसके लिए मार खाना, मामूली बात। हाँ मार खाना, मतलब गरीब का बच्चा सब जनरल करता है। तब क्या? अरे जाखनी तकनी पकड़ा उसको मम्मी, 2-3 जोड़ा, कहाँ को लोला रे, कहाँ को लोला, ऐसा हो जाता है। 2-3 जोड़ा लगा देता है और पूछ लेता है। लेकिन वही अब देखो कि सेन साहब का पुत्र, और ये तो ऐसे हुए कह गया था। इस तरह का बात कह करके प्यार दुलार में बड़ा बात भी छोटा नजर आता है, क्योंकि ये मेरा पुत्र ना है रे, समझ रहे ना? बस तो भाई मदन को तो सोचिए रहा कि भाई हम झगड़ा कर लेते तो हमको मेरी मम्मी जो है 2-3 चमेटा, ये तो आम बात है मेरे लिए। चलिए कोई बात नहीं है। तो डर था, तो भी डर तो था ना कुछ। तो यह आज मार तो दिन में भी बुरी होगी, मतलब पूरा बदतर होगा, हर दिन से भी ज्यादा आज मार लगेगा, क्योंकि जाकर 2 दिए भाई। चलिए, लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर घुसा, माँ नहीं थी। बगल में सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी। इसमें भी क्या हुआ? इत्मीनान के साथ उन्होंने भर पेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसने बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बापू जो तरज नहीं रहे थे, मतलब इतना मार चिट हो गया था, चिल्ला कर कोई बात नहीं कर रहा था। उसकी माँ और उसके पिताजी गिरधर दोनों जी, मतलब इसका पिताजी और इसके माता जी दोनों जी बैठ करके मतलब आपस में बात कर रहे थे। लेकिन इतना मार होने के बाद भी झाड़ा वाला बात या चिल्ला करके गर्म नहीं हो रहा था। पहले देखे ना, एक बार हुआ था तो क्या पूरा मार उड़ कर चिल्ला करके 2-3 चमेटा भी लगा दिया था। तो उसमें बोला करे अब की बार तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब क्या होगा? लग रहा है कि मम्मी से नहीं जान रहा है मेरा बात। देखिए फिर क्या हुआ। अरे भाई, इस तरह का उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी, उसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसे बाबू ने चिल्ला कर कहा, अरे भाई बताए, अरे भाई बताया तो सेन साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की जो तजवीज हो रही थी, मतलब होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। नहीं समझा? कान लगा के कौन सुन रहा था? मदन। और मदन क्या सुन रहा था? मदन सुन रहा था कि कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं हो रहा था। तो जब उसका बात होता था थोड़ा और हट जाता उधर सुनने के लिए गौर से। लेकिन उसका बात नहीं चल रहा था। बात क्या हो रहा था? दूसरे वाला बात। बोला कि क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला, साहब ने बोला कि
कल से तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम नहीं आना, मेरा मकान छोड़ देना और तुम जाकर के मेरा जो तुम्हारा बिल होता है पैसा का वो आकर के ऑफिस से ले लेना, ठीक? कल से नहीं आना। तो मदन थोड़ा सा बोला हमरो बात नहीं जो, मतलब हमरो बात मम्मी से नहीं चली, ऐसा बात उसको लगा। वह दबे पांव बरामदे में खड़ा चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। तो डर डर मनाएगा कि नहीं रे? लोटे डन 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 करते करते आवाज सुनाई करके गिरधर बाहर निकला और मदन की मम्मी भी उसके साथ भी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया कि मदन अक्सर अपने माता पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ उस दिन खड़ा थी। नहीं समझा? अब उन्होंने जान ही गया कि मेरा एक चारा बचा है कि हम गलती किए हैं, आज जे हो तो कर जो, हम पत्थर बोन के हम खड़ा रहेंगे, जितना मारेगा हमको मारने देंगे। तो मदन ने बोला अच्छा जो गलती हुआ है भाई अब मार लीजिए, मतलब अपने दिल में पूरा मतलब कठोर दिल करके बोला अब तो गलती किए तो मारिए। तो देखिए क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है पॉइंट, सुनिएगा। कहता है गिरधर निस्सहाय और निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत खींच ली और गिरधर मदन को बिल्कुल पास आ गया और अचानक वह ठिठक गया। उसके पास गया और उसके पास दांत पहले खींच के गया, उसके पास ऐसे गया बस हंस गया, उसके पास हंस गया और हंस में जाकर के उसको सीने से लगा लिया। उसके बाद देखिए क्या कहा, उसके चेहरे पर नाराजगी के बादल हट कर गया और उसके लपक करके मदन को हाथ से उठा लिया और मदन को हक्का बक्का रह गया। रहने के बाद अपने पिता को देखते रह गया। उसके यही याद नहीं, उसके पिताजी ने कब उसे मतलब उसको कभी याद नहीं आया कि आज के पहले हमारे पिताजी ने कभी हमको दिल से लगाया होगा। उसको इस तरह का मतलब कभी मतलब उसको हाउस में ऐसा नहीं लगा कि हमारे पिताजी हमको कभी इस तरह से दिल से कभी लगाया होगा। अगर कभी क्या था तो गिरधर ने उसे बेपरवाही और उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकर से निकालने जाने पर ही क्या होती है मुमकिन हो जाता है। शाबाश बेटा, बाप एक तेरा बाप है कि तूने तो वे खोका के दो दांत तोड़ डाले। उसको इतना खुशी हुआ कि वाह बेटा तुमने आज करके दिखाया है। और तुम्हारा बाप ये गिरधर जो कि उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता था और उन्होंने दिल के टुकड़े को तुमने मार घुसा से उसका दो दांत तोड़ दिया। क्या खुश है तुम्हारा बाप रे, तुम्हारा बाप उसके सामने सिर झुका के रहता था। मेरा बेटा ने कितना कमाल करके दिखाया कि उसका दो दांत तोड़ दिया। अब बेटा बाप को कितना गर्व चाहिए, जिसका नौकर था उसका मालिक का दांत तोड़ दिया। इतना गर्व है तुमको। हम अपने पुत्र पर गिरधर ने अपने बेटे को गले से लगा दिया, बाप को क्या फर्क पड़ेगा रे। उन्होंने नौकरी से निकाल दिया तो क्या हुआ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है बेटा। और हमें सिखाता था अपने बेटे को सुधार लो हम ही सुधर गए और तुम्हारा बेटा बिगड़ गया। कहानी समाप्त होता है। ठीक है, तो इस कहानी का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था आप लोग ने देखे। इस कहानी से हमें सीख इस बात को मिलता है कि अपने बेटे को लाड प्यार अधिक नहीं करे, न तो उसको अपने बाप का परख हो जाता है कि मेरा बाप कितना पानी में है, और उसके गलतियों का जो कहते हैं ना तुम्हारा कमजोरी को वो क्या समझ जाएगा, अपना ताकत समझ लेगा और उसी ताकत के बदौलत वो अपना तांडव करना शुरू कर देगा। ध्यान दे, इन बातों को बहुत ज्यादा आप लोग जोर देंगे, जिनके कारण हमको पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस कहानियों को अच्छे ढंग से सुन पाए होंगे। धन्यवाद।